नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग जो है पढ़ेंगे चैप्टर 4। इससे पहले हम आप लोगों को चैप्टर 3 का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए थे और चैप्टर 4 आज शुरू करेंगे क्लास 8 का। चैप्टर का नाम है आदिवासी। एक मिनट। चैप्टर का नाम है आदिवासी दिकू, एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो सबसे पहले तो आप लोग ये आदिवासी को समझ लीजिए। वैसे तो हम समझा चुके थे आपको आदिवासी सामाजिक एवं राजनीतिक में, फिर भी समझ लीजिए ये आदिवासी क्या होता है। जो लोग जंगल में रहते हैं उसको आदिवासी कहते हैं। मतलब जो लोग जंगल में रहते हैं वो अपना खाना पीना वहीं से, रहन सहन करते हैं, सब कुछ वहीं से जंगल में ही करते हैं, तो उसको आदिवासी कहते हैं। दिकू किसके कहते हैं? दिकू उस लोगों को कहते हैं जो लोग बाहर से आए हुए होते हैं। जो लोग पहाड़ी होते हैं उसको दिकू कहते हैं। दिकू नाम से आप शायद फर्स्ट बार परिचित होंगे, ठीक है, क्योंकि पहले आपने दिकू नहीं सुना होगा, आदिवासी तो सुना होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। दिकू उसको कहते हैं जो लोग बाहर से आए हुए होते हैं, जो लोग बाहरी होते हैं, जैसे अंग्रेज हो गया, भूस्वामी हो गया, और आपका व्यापार सब हो गया, ये सब दिकू है, ठीक है ना। ये सब दिकू लोग हैं और ये जो है आदिवासी पर अपना अधिकार जमाते थे, इनको कब्जा करते थे, अपना अधिकार जमाते थे, एक तरह से बुरा प्रभाव डालते थे आदिवासी दिकुओं पर। तो आदिवासी दिकुओं पर, तो यहाँ आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे, आदिवासी कौन है और ये दिकू कौन है इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक स्वर्ण युग की कल्पना, कैसे आदिवासी ने एक अच्छा स्वर्ण युग की कल्पना किया, कैसे सोचा, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था चैप्टर का हेडिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या क्या कह रहा है। तो कह रहा है 1859 में बिरसा नाम का एक आदमी को झारखंडों में छोटा नागपुर के जंगलों में और गांवों में घूमते देखा गया। तो 1895 में बिरसा नाम का एक आदमी को जो है झारखंड में छोटे नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते हैं कि उसके पास चमकदारी शक्तियाँ हैं, और लोग कहते हैं कि उनके पास जो है ना चमकदारी शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, उनके पास कुछ न कुछ, मतलब कि चमकदारी एक तरह से कह सकते हैं शक्ति है उनके पास। वो सारी बीमारियां दूर कर सकता है, और वो जो है ना जितनी भी बीमारियां हैं सबको दूर कर सकता है। अनाज की छोटी सी छोटी ढेर को कई गुना बढ़ा देता है, और अनाज की छोटी सी छोटी ढेर को और अनाज की छोटी सी छोटी ढेर को कई गुना वो बढ़ा देता है। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिकुओं यानी कि बाहरी लोगों की आज़ादी से बाहरी लोगों से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। तो बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था, बिरसा ने खुद यह कहा कि उसे भगवान ने भेजा है बिरसा को आप लोगों की रक्षा करने के लिए। किससे रक्षा करने के लिए? तो दिकुओं से, बाहरी लोगों से, क्योंकि बाहरी लोग ही ना आदिवासी पे अपना बुरा प्रभाव जमा रहे थे, तो उसी से बचे रक्षा करने के लिए, उसी के गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। जो उसके गुलाम हो गए थे आदिवासी लोग, उस गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। कह रहा है कुछ समय भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे, और कुछ समय भीतर हजारों लोग जो है बिरसा के पीछे चलने लगे। बिरसा जो है उन लोगों को यह कह रहा है उसे भगवान मानने लगे, यहाँ तक कि उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। उन्हें यकीन था कि वह उसकी समस्याएं जो है वो दूर करने के लिए आए हैं। उन्हें यकीन था इस बात का कि वो उसकी समस्याएं दूर करने के लिए आया है। अब आगे क्या कर रहा है? बिरसा मतलब एक तरह से कहे तो उन लोगों के साथ देने आए थे, और वो जो है उनके विरोध में, मतलब कि हाँ उनके विरोध में जो अंग्रेज सब होते थे, जो भी बाहरी लोग थे, उनके बुरा प्रभाव से उनको बचाने के लिए इन लोगों को, आदिवासियों को संघर्ष करने के लिए बताते थे, सिखाते थे, प्रोत्साहन करते थे, काफ़ी ज़्यादा ये सब काम वो करते थे। अब क्या कह रहा है? बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। पहले तुम लोग जान लेते हैं बिरसा के बारे में। बिरसा का जन्म जो है एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है, और मुंडा जो है ये एक जनजाति समूह है।
देखिए जनजाति आदिवासी को ही कहा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। जो छोटा नागपुर में रहता है, और वो जो है ना छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा एक समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी बिरसा के समर्थक, यानी कि उनके बिरसा का साथ देने के लिए, समर्थक उनका करने के लिए, उनके साथ देने के लिए इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। तो उनका बिरसा का साथ देने के लिए संथाल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। ये सब जो है ना अपने आसपास, जो उनके आसपास जो बदलाव आ रहे थे, बदल रहे थे सब कुछ, और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्या, जो अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे तो उससे जो पैदा हो रही थी समस्या, उससे बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, और उनका जो परिचित जीवन पद्धति था, जिनसे वो लोग काफ़ी ज़्यादा पहले से परिचित थे, जंगल में वो लोग रहते थे, जंगल में रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो लोग परिचित थे, सब चीज़ वहाँ के बारे में जानते थे, वो नष्ट हो रही थी धीरे धीरे जैसे ही अंग्रेज सब आए। अब कह रहा है आजीविका आजीविका खतरे में थी, और आजीविका खतरे में थी, आजीविका खतरे में थी। आजीविका मतलब क्या होता है कि अपना मतलब कि जो कमाई का साधन था उनका, जो उनको मिलता था जंगल और सब कुछ, वो खतरे में दिखाई दे रही थी, जिनसे अपना वो पेट भरते थे। धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था, धर्म इधर उधर हो रहा था, अलग थलग हो रहा था। बिरसा इन समस्याओं का हल करना चाहता था, और बिरसा जो है ना इन्हीं सारी समस्याओं का हल करना चाहता था, जिन्हें थी। एक मिनट, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिरसा किन समस्याओं का हल करना चाहता था आखिर। तो हम आप लोगों को बताया ना, बिरसा इन्हीं समस्याओं का हल करना चाहता था कि बाहरी लोगों को ना, यदि उनके बाहरी लोग जो उनके ऊपर बुरा प्रभाव बना रहे थे, जो आदिवासियों के ऊपर, इनसे थी आदिवासियों को बचाना चाह रहे थे बिरसा, इसीलिए आए थे, इन्हीं समस्याओं का हल करना चाह रहे थे बिरसा। वैसे आपको इस चैप्टर में आंसर मिलेगा, शुरू में आप लोग जो पढ़े तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसका आंसर लगभग लगभग थोड़ा बहुत। अब वैसे तो चैप्टर में आप लोग जानिएगा। कह रहा है जिन्हें दीकू कहा जाता था, वे बाहरी लोग कौन थे। जिसको दीकू हम बताया, अभी दीकू मतलब बाहरी लोग होता है, तो वे बाहरी लोग आखिर कौन थे। तो हम बताए अंग्रेज, भूस्वामी और व्यापार, ये सब तो थे बाहरी लोग, बाहर से आए थे। कह रहा है उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया, कैसे आखिर उस इलाके के लोगों को उसने गुलाम बना लिया था। अब कह रहा है कि अंग्रेज़ों के कैसे उस भोले भाले मतलब लोगों को आराम से जो है, सोचा इनके पास तो उतना ज्ञान बुद्धि है नहीं, कैसे इन लोगों को गुलाम बना लिया। तो अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होता, वो अंग्रेज लोग अपना अधिकार जमाने लगते थे, इस तरह टाइप का। तो अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था। अब आगे कह रहा है आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था, और आदिवासियों का जो जीवन है वो किस तरह से बदल रहा था। तो कैसे चेंजेज आया, जैसे अंग्रेज लोग आए उनके जीवन में, कैसे वो लोग जो है उन लोगों को जंगल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, कैसे जो है तरह तरह की बहुत सारी बातें। तो इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। तो इस अध्याय में हम लोग ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे, जितने भी सवाल आए इस सारे सवाल का चैप्टर, इस सारे सवालों का आंसर आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। सॉरी, कह रहा पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। तो पिछले साल यानी कि आप लोग क्लास 7 में जो है आदिवासी समाजों के बारे में पढ़े होंगे। कह रहा है ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। तो ज़्यादातर कबीलों की जो रीति रिवाज थे और रस्में थे, वो ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित जो रीति रिवाज होते थे और जो रस्में होते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा अलग था कबीलों के लोगों का। कबीले मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र समझ सकते हैं, कबीले, एक पूरा कबीले का जिक्र हो रहा है यहाँ। अब कह रहा है इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे, और इन सामाजिक कह रहा है कि और इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद नहीं थे। मतलब क्या, इन लोगों के जो कबीले में जो लोग रहते थे तो उसमें सामाजिक भेद नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देता है। जैसे आप लोग देखिएगा कैसे आपको अदर मतलब कि एक जाति से दूसरी जाति में या फिर और भी जातिगत भेदभाव होते रहता है ना, जाति मतलब कि सामाजिक भेदभाव होते रहता है समाज में। लेकिन ना उन लोगों में भेदभाव नहीं था, क्योंकि वो अपने आप को एक पूरे कबीले के लोग समझते थे। एक सब कोई मतलब कि उस में काम करते थे, एक साथ मिल करके सब कोई एक साथ मिल करके रहते थे, इसमें वो भेदभाव नहीं होता था। कह रहा है जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब बांधने में बंधे होते थे, कुटुंब बंधनों में बंधे होते थे, यानी कि एक साथ सब मिलजुल कर एक साथ रहते थे, एक साथ अपना जीवन यापन करते थे।
एक तरह से कहे तो कुटुंब के बंधनों में बंधे हुए रहते थे। जो भी करने जाते थे एक साथ करना है, सब कुछ एक साथ, ठीक है, रहना सहना सब भी एक साथ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फ़र्क नहीं था। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आदिवासियों के बीच जो है ना आर्थिक और सामाजिक फ़र्क कुछ होगा ही नहीं, सब तो बराबर थे ना, ऐसा नहीं है। किसी भी समाज की अगर आप किसी भी समाज की बातें कर लें तो किसी भी अगर आप समाज की बातें कर ले तो आप लोग देखिएगा जब समाज में लोग रहते हैं तो मतलब कि थी कुछ ना कुछ, तो मतलब कोई पैसा वाला थोड़ा व्यक्ति ज़्यादा रहता है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, आर्थिक और सामाजिक फ़र्क भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जब एक जगह सब लोग रहते तो उसमें से कुछ लोग के पास थोड़ा पैसा ज़्यादा ये सब हो ही जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था आदिवासियों में, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है सब जगह जब आदमी रहते हैं जहाँ पे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। अब आप लोग इस चित्र को देख सकते हैं कैसे महिला कुछ लेके जा रही है। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है इस चित्र में। कह रहा है चित्र 1, उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं। तो उड़ीसा की ये डोंगरिया जो है ये डोंगरियान आदिवासी है। तो कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। तो ये महिलाएं जो है सामान को लेकर के, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सामान को लेकर के बाजार जा रही है ताकि उनको बेचेगी और उसके बदले में जो इनकी ज़रूरत की सामानें हैं वो ये खरीदेगी। तो अब आगे क्या कह रहा है, तो ये था, अब आगे है। तो यहाँ से ज़रा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया है कि जनजातीय समूह जो है ना वो आखिर किस तरह से जीते थे। तो 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। तो 19वीं सदी तक जो है देश के विभिन्न भागों में, अलग अलग भागों में जो आदिवासी है वो तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। अलग अलग गतिविधियों में वो लोग सक्रिय थे, अलग अलग गतिविधि वो लोग कर रहे थे एक तरह से कहे तो। जैसे क्या कुछ यहाँ पे जो है थे विभिन्न भागों, अलग अलग भागों में आदिवासी जो है ना अलग अलग तरीके से गतिविधि कर रहे थे। जैसे कि पहला है कि कुछ झूम खेती करते थे, कुछ आदिवासी जो होते थे ना वो झूम खेती करते थे। चलिए जानते हैं हम लोग झूम खेती किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं उनमें से, तो अब आगे यहाँ पे कह रहा है कि पहले झूम खेती किसे कहते हैं। कह रहा है उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। तो उन आदिवासियों में से कुछ समुदाय जो है ना वो झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। झूम खेती, ये बात ये ध्यान में रखिएगा, अगर झूम खेती नहीं भी रहे एग्जाम में, घुमंतू खेती रहे तो कन्फ्यूज नहीं होना है। झूम खेती को घुमंतू खेती कहा जाता है। वैसे भी देखिए ना, झूम झूम कर खेती करना यानी कि घूम घूम कर खेती करना, यानी कि झूम मतलब घूम ऐसे करके, तो झूम खेती को घुमंतू खेती भी कहते हैं। अब आगे कह रहा है इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। तो इस तरह की खेती जो है अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग छोटे छोटे भूखंड किसको कहते हैं, मतलब कि जैसे ये पूरा बड़ा सा जमीन है, इसका एक छोटा सा भाग, मतलब कि भूखंड, भूमि का एक खंड यानी कि टुकड़ा, उस पे जो है ना एक बड़े जंगल होता था, उसका एक कोना, एक मतलब कि टुकड़ा, भूखंड यानी कि एक खंड, ठीक है ना, उसका एक खंड उस भूमि का पर की जाती थी। तो उस पे जो है थी जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर खेती की जाती। लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे। अब देखिए बहुत सारा पेड़ है जंगल में होता है, तो वो क्या करते थे ना, जंगल में पेड़ों के जो ऊपरी हिस्सा होता था ना उसको काट देते थे ताकि छाया खत्म हो जाए। मतलब कि अगर मान लीजिए कि धूप चाहिए, पेड़ पौधों को क्या चाहिए, किसी भी फसल को रोपिएगा तो उसको धूप चाहिए, यानी कि सूर्य का रोशनी चाहिए, तभी तो वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, तब ना अपना खाना बनाएगा। तो इसीलिए जो है उसको धूप की जो ज़रूरत, मतलब धूप आए फसल में, सूर्य की प्रकाश आए, तो पेड़ के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और ज़मीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। और जो ज़मीन पर उगी हुई घास फूस होते थे उसको जला करके अच्छे से साफ कर देते थे। जला करके मतलब कि ताकि घास फूस नहीं रहे ज़मीन पर, साफ कर देते थे। उसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। मतलब कि जितना भी ज़मीन के नीचे घास फूस होता था सबको जला देते थे। जलाने से घास फूस जो है नहीं रहेगा, लिखाई साफ हो जाएगा, नहीं रहेगा घास फूस, जला हुआ राख बचेगा। तो खाली ज़मीन पर उसको छिड़क देते थे। अब जिस चीज़ भी जगह थोड़ा बहुत खाली रहता तो उस जगह भी छिड़क करके पूरा एकदम अच्छे से दे देते थे, बराबर करते थे। कह रहा इस राख में पोटास होती थी, यानी कि जो राख है ना पोटास की तरह काम करती थी, जिसमें मिट्टी उपजाऊ होती थी। और जिससे मिट्टी उपजाऊ थी, यानी कि इससे जो है ना मिट्टी उपजाऊ होती थी वो राख देने से। कह रहा है वे कुल्हाड़ों से पेड़
यहाँ पे कह रहा है कि वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे लोग कुल्हाड़ी से पेड़ को काट देते थे और कुदाली से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतते और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखर देते। वे लोग खेतों को ना जोतते नहीं थे और बीज रोपते नहीं थे, बस छिड़क देते थे बीज और खेतों को कुदाल से बस हल्का हल्का खुरच देते थे। जोतते नहीं थे, ठीक है ना, और ना ही बीज रोपते थे। तो बस वो बीज को छिड़क देते थे और कुदाल लेकर के हल्का हल्का खुरच देते थे। कह रहा है खुरच देते थे और बीज को छिट देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह चल पड़ते थे। जब फसल एक बार तैयार हो जाता था, फिर मतलब कि एक बार मतलब ये नहीं समझिए कि एक बार उसमें रोपा और फिर चल दिया दूसरी जगह, नहीं। मतलब क्या, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष इस तरह किया उसमें एक जगह पे खेती हुई। उसके बाद तब फिर जब मिट्टी की उर्वरता शक्ति समाप्त हो गई तो फिर वो दूसरी जगह अपना फसल को काट करके वो दूसरी जगह चल पड़ते थे, दूसरी जगह चल पड़ते थे खेती करने के लिए। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी है वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी और कई साल तक उस जगह को जो है ना पड़ती छोड़ देते थे और दूसरे जगह चले जाते थे खेती करने। तो दूसरे जगह गए, घूम घूम कर खेती किया, तो उसी को झूम खेती कहते हैं। कह रहा है घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय जंगली पट्टियों में ही रहते हैं। तो पूर्व उत्तर साइड का और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते हैं घुमंतु किसान। घुमंतु थी किसान जो है घुमंतु खेती करते थे। सीधे से याद रखना, ऐसे घुमंतु किसान घुमंतु खेती करते थे। कह रहा है इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक और आवाजाही थी। मतलब क्या, इन आदिवासी समुदाय की जंगली जंगलों में जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक, यानी कि कोई रोक टोक नहीं लगाता था, कोई तब की लोग आवाजाही नहीं था, कोई अनजान नहीं करते थे और आराम से ये लोग फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों का इस्तेमाल पर आधारित थे। और ये लोग जो है अपना फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों का इस्तेमाल करते थे और वे इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। और वे लोग जो है अपने जंगल से ही, मतलब कि जंगल में ही काटते, जंगल में ही फसल उगाते थे, वहीं पे खेती करते थे, जंगल का इस्तेमाल करके, जंगल वाले ज़मीन का ही इस्तेमाल करके फसल उगाते थे। ये सब करते थे, उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, कोई आवाज़ अनजान करने वाला नहीं था। आराम से अपना मस्त मगन से फसल उगाते थे और रहते थे। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अब आगे आपका कह रहा है कुछ शिकारी और संग्राहक थे। तो कुछ लोग आपने देखा कि झूम खेती करते थे, तो कुछ लोग जो है ना शिकारी और संग्राहक थे। मतलब वो शिकार करते थे, संग्राहक यानी कि इकट्ठा करते थे जो भी चीज़ उनको मिलता था। जैसे कह रहा है बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। बहुत सारे इलाकों में जो आदिवासी समूह है वो पशुओं का शिकार करते थे, ठीक है, और वन्य उत्पाद जो भी वन से प्राप्त होता था, जो भी फल लकड़ी जो भी चीज़ें प्राप्त होता था, तो उसी से अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। अपना ज़िंदगी के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए जंगलों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मायने रखते थे वो अपने लाइफ में। कह रहा है उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय, ये ध्यान में रखिएगा, खोंड जो आदिवासी है, खोंड ये कहाँ रहते थे, तो ये उड़ीसा में रहते थे। ये कहाँ रहते थे, उड़ीसा राज्य में रहते थे खोंड। अब क्या कह रहा है, इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। और इसी तरह का एक मिनट यहाँ पढ़ूँ आगे क्या कह रहा है। खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था वो भी। और इस समुदाय के लोग जो है ना टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे, टोली में निकलते थे, अकेले नहीं निकलते थे, ठीक है। उनको डर लगता था, डर होता होगा मन में कि जो है कहीं मतलब जानवर लोग अटैक न कर दे, हमला न कर दे। इसी वजह से जो वो लोग टोली बना करके निकलते थे, शिकार पर निकलते थे। जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे वे जंगलों में, और जो हाथ लगता था आपस में सब कोई मिल करके बांट लेते थे मिले। और वे जंगलों में मिले फल, एक मिनट, वे जंगलों में मिले फल और जड़ें खाते थे। जड़ें खाते थे मतलब क्या, पेड़ पौधा का जड़ खाते थे, नहीं। जड़ में आपका आ गया मूली गाजर, ये सब क्या है, ये सब जड़ ही तो है ना। तो जड़ को ही ना हम लोग खाते हैं, तो वही वह वाला जड़ खाते थे। और खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। साल जिसको सखुआ कहा जाता है, उसका साल एक पेड़ है, ठीक है ना, और महुआ इन दोनों के बीजों का, और महुआ इन दोनों के बीजों का तेल बना करके वो यूज करते थे। और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी तेल बिकता है। अब क्या कह रहा है, थी इलाज के लिए
इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, और इलाज करने के लिए वो बहुत सारी जो जंगली जड़ी बूटी होती है उसी से बीमार पड़ने पर अपना इलाज करते थे। कह रहा है कि जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे, और जो जंगल से चीज़ें मिलता था, जंगल से बहुत सारी चीज़ें, फल, लकड़ी, शहद, बहुत सारी चीज़ें मिलता था। जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ार, यानी कि स्थान, उस स्थान में जो पास में बाज़ार होते थे वहाँ बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को, स्थानीय बुनकर मतलब कि उस जगह पे रहने वाले जो बुनकर थे, बुनकर यानी कि कपड़ा सिलने वाले, और जो चमड़ा कारीगर थे, जो चमड़ा पे काम करते थे, तो उस पे कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए, ठीक है, बुनकर को कपड़े की रंगाई के लिए, और चमड़ा कारीगरों को चमड़े को कलर करने के लिए, चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी। तो वे खोंड समुदाय के लोग से ही कहते थे। कुसुम और पलाश, इन दोनों फूलों की ज़रूरत होती थी। ये दोनों फूल और थी पलाश और कुसुम फूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रंग देता है, गहरा रंग देता है, ठीक है ना। तो फूलों की ज़रूरत होती थी, तो वे खोंड समुदाय के लोग से ही ले लेते थे, और उसके बदले में वो लोग थी देते थे इनको। उसके बदले में उन लोगों को जो चीज़ का ज़रूरत होता था वो इन लोगों से ले लेते थे, व्यापारियों से, और फिर वो लोग कुसुम और पलाश के फूलों का रंग ले लेते। कृत्रिम रंग इससे बनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा गहरा रंग होता है पलाश के फूलों का। अच्छा, यहाँ पे ये एक चित्र था, आप लोग इसको देख लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि महिलाएं जो है ना पत्ते लेके जा रही है। यहाँ लिखा है कि डोंगरिया कंद, चित्र टू कह रहे, चित्र वन हम आपको पहले दिखाए थे, चित्र टू में डोंगरिया कंद कबीले की औरतें, डोंगरिया कंद कबीले की जो औरतें वो पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही है। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाएगी, और इन पत्तियों से ना पत्तल बनाई जाती है, जिससे वो खाना वाना खाते होंगे, उन पत्तियों से जो है पत्तल बनाई जाती है। अब आगे क्या कह रहा है, देखते हैं अब आगे क्या कह रहा है। तो आगे कह रहा है, अच्छा पहले आप लोग ना चित्र को देख लीजिए। ये भारत के मानचित्र में कुछ जातियों को दर्शाया गया है, जरा सा अगर आप लोग देख लीजिए तो, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सही से दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट, आप लोग मानचित्र को देख लीजिएगा। वैसे मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ पे बैगास है, बंजारा है, गोंड है, ये मध्य प्रदेश के ये सब जनजाति है। गोंड मध्य प्रदेश का, ये ध्यान में रखियो। खोंड जो है ना वो उड़ीसा का है, दोनों में अंतर है। अब कह रहा है ये संथाल है, मुंडा है, उराव संथाल है, उड़ाव, और फिर इस जगह पे संथाल है। फिर ये पराजा है, बोंडा है, कंढा है, कोया है, सोरा है, कोया है, सोरा है, खोंड है, खोंड उड़ीसा में इधर पड़ता है। और फिर बैगास है, मारिया है, गोंड है। उसके बाद फिर जो भी जनजाति का नाम है, अपाटनी है, निसी है, नागा, खासी, हजंग है, रियांग है, हजंग, रियांग, और ये सब हो गया। उसके बाद फिर इधर है आपका कोया, बाजरा, गोंड, माला, इरुलर। उसके बाद फिर अब आगे है आपका बंजारा, और फिर आगे है आपका यहाँ पे सहारिया, भील, सहारिया है, भील है, वान, गुज्जसी, राठवा है। उसके बाद फिर गड्डी, वन गुज्जर है, ये भी बुक में आएगा आपका, भूटिया है। तो ये सब है कुछ जनजाति आदिवासी के नाम, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम एक बार पढ़ दिए ताकि नाम किताब में आए तो आपको थोड़ा सुनने में लगे कि हाँ ये सुना सा है कुछ, क्योंकि अब जस्ट पढ़े इसीलिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पे आपको। तो आगे कह रहा है कि इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे। आखिर इन समुदाय को जो है ना शिकार जो लोग करते, आखिर वो लोग चावल कहाँ से लाते होंगे, और भी अन्य अनाज जो वो कहाँ से लाते होंगे। वो लोग तो खेती करते थे तो चलो ठीक है, लेकिन इन लोगों को जो शिकार और संग्रह थे इन लोगों कहाँ से मिलता था। तो कह रहा है कई बार चीज़ों की अदला बदली से काम चलाते थे। कई बार मतलब कि एक चीज़ दे देते थे, उसके बदले दूसरी चीज़ लेते थे, अदला बदली करके काम चलाते थे। जिस चीज़ का उनको जरूरत हो तो वो चीज़ लेते थे, और जो चीज़ उनके पास होती थी वो चीज़ दे देते थे। तो कह रहा है वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कीमती वन उत्पाद जो होते थे जैसे शहद हो गया, और भी तरह तरह के कीमती वन उत्पाद वो उनको देते थे, उनके बदले जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो ले लेते थे। अब आगे कह रहा है कई बार उन्हें जरूरी चीज़ें कई बार उन्हें जरूरी चीज़ें सॉरी कई बार उन्हें जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। और जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए उसको जितना भी अपना मुट्ठी भर आमदनी होता था उसी का वो लोग सहारा लेते थे। उनमें से कई लोग आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे, और कई लोग जो है आसपास के गाँव में नौकरी करते थे। कोई बोझा ढोते थे, कोई सड़क निर्माण का कार्य में नौकरी करते थे। नौकरी क्या, पहले वो वाला नौकरी होता था नहीं, ठीक है ना। तो पहले जो है ना, पहले वो लोग जो है वे लोग पहले वो लोग क्या करते थे, तो पहले जो है ना वो लोग
एक मिनट, क्या हो रहा है आज? हाँ, तो मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता। तो उनमें से कई लोग आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे, कोई बोझा ढोते थे, तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। ठीक है, तो कोई पहले उस टाइम वो वाला नौकरी नहीं होता, तो बोझ ढोते थे, मतलब बोझा ढोते थे, कोई सड़क निर्माण कार्यों में काम करते थे, कोई काम में नौकरी करते थे। यही सब सड़क जब बनता है निर्माण, उसमें जो काम करने के लेबर सबका जरूरत, तो वो सब, तो उसी में जो है ये लोग नौकरी करते थे। अब आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कई आदिवासी खेत मजदूर थे। कई आदिवासी जो है वो खेत मजदूर थे। यहाँ बैठ नहीं रहा सेंटेंस, खेतों में मजदूर थे, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, कई आदिवासी खेत मजदूर थे, खेतों में मजदूर थे। वही हुआ, कह रहा है जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। जब प्रति वन में जो है हर साल ऐसा थोड़ी है नहीं कि जितना हुआ है उतने होगा, कभी कभी कम भी हो जाता। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, जब आम कभी कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो आम ही नहीं, बहुत सारे मतलब जो वन उत्पाद होते थे वो जब कम पड़ जाती तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था कि अब मजदूरी करने के लिए किधर जाएंगे, इधर उधर थोड़ा भटकना पड़ता था। अब कह रहा है मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ती है, तो हो ही गया। लेकिन उसमें बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत के बैगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये मध्य भारत के बैगा जो है औरों के लिए काम करने से कतराते थे, ये ना दूसरे के लिए काम नहीं करना चाहते थे, उससे ना कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। ये जो है ना खुद को जंगल की संतान मानते थे। वे बोलते थे हम जंगल की संतान है, हम जंगल के हम जंगल से ही मतलब कि हम आए हैं, जंगल के संतान एक तरह से कहिए तो, जो केवल जंगल के उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। और ये केवल अपने आप को मानते थे कि हम जंगल के उपज पर ही जिंदा रह सकते हैं। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी, और मजदूरी करना ये अपने आप में अपमान समझता था, सम्मान नहीं समझता था। वो कहते थे जितना भी होगा हम जंगल से ही अपना जीवन यापन चला लेंगे। मजदूरी मतलब करने से वो अपने आप को अपमानित समझते थे कि अपमान मेरा हो रहा है। ठीक है, हम मजदूरी करने जाएंगे, हम जंगल के लोग हैं, कुछ तो आत्मसम्मान नाम का चीज़ है, तो इसीलिए अपने आप को अपमान समझते थे। ठीक है ना, और मजदूरी करने से उनका कहना था जितना जंगल में होगा उसी से अपना काम चला लेंगे। अब आगे क्या कह रहा है, तो आगे आपका कह रहा है जो लोग आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें, सॉरी, जो लोग कह रहे हैं जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। और जो उन्हें हासिल थी, मतलब कि जो चीज़ें जो है आसपास पैदा नहीं होती, जैसे आसपास नहीं उग रहा है तो उसको हासिल करने के लिए उस आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी है। एक वर्ड आया खरीद फरोख्त। खरीद फरोख्त मतलब क्या होता है ना, जैसे खरीदना मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, पैसा देते हैं और कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसको खरीदना कहते हैं। फरोख्त किसे कहते हैं? फरोख्त उस व्यक्ति को, मतलब कि उन्होंने जो आपको सामान दिया और आपसे जो पैसा लिया तो उसको फरोख्त कहेंगे। फिर से सुनिए, जो व्यक्ति पैसा देता है, सामान लेता है तो उसको खरीद, और जो व्यक्ति सामान देता है और पैसा लेता है तो वो फरोख्त। मतलब सीधी सी बात समझिए, जो व्यक्ति पैसा लिया वो फरोख्त कहलाया, और जो व्यक्ति पैसा दिया उसने खरीद किया। जिसने पैसा लिया उसको उसने फरोख्त किया। ठीक है, ऐसे मतलब लेना और देना, यानी कि लेन देन, खरीद बिक्री। ठीक है, खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी, लेन देन उसको भी करना पड़ता था, खरीद बिक्री भी करना पड़ता था। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। इसकी वजह से जो है ना कभी कभी वो लोग जब लेन देन खरीद बिक्री करते थे, जो अपने सामान होता था उनको बेचते थे और उसके बदले दूसरा सामान लेते थे, तो व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित उसको होना पड़ता था। व्यापारी लोगों को, महाजन किसको कहते हैं? उस व्यक्ति को कहते हैं महाजन जो कि मतलब कि कर्जा देने का काम करते हैं। ठीक है, लोगों को ब्याज लेते हैं और उनको कर्जा देते हैं। तो अब देखिए, जाहिर सी बातें हैं, यहाँ कह रहा है व्यापारी बेचने के लिए चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमतों में चीज़ें बेचते थे। अब वो ज़्यादा दाम में सामान बेचते थे व्यापारी लोग, तो उतना पैसा होता नहीं था आदिवासियों के पास, तो वो कहाँ से देते? इसके लिए वो कर्ज लेकर के वो सामान खरीदते थे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें। तो कर्ज लेते थे, तो कर्ज किससे लेंगे? कर्ज महाजनों से लेते थे। तो अब आगे क्या कह रहा है कि सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो दे देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। सूदखोर क्यों कहा इसको, महाजन को सूदखोर इसलिए क्योंकि ये सूद को खोर यानी कि खाने वाला होता था, यानी कि सूद ज़्यादा लेने वाला होता था। तो महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो दे देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। देखिए, ऊपर से व्यापार जो है, अब यहाँ बात को समझिएगा, व्यापार जो है तो सामान का दाम बहुत ज़्यादा लगाया, तो जो आदिवासी लोग होते थे वे सामान खरीद नहीं पाते थे, उनके पास पैसा कम होता था, अपनी ज़रूरत के सामान जब नहीं खरीद पाते थे वो लोग कर्जा लेते थे महाजनों से।
कर्जा लेते थे, और ये लोग कर्जा भी देते थे, इतना ज़्यादा ब्याज लगा करके उस पे देते थे कि कहने का बात ही नहीं है। कह रहा है इस तरह बाजार और वाणिज्य, अब आगे कह रहा है इस तरह बाजार और वाणिज्य के आदिवासी को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया गया, और इस तरह जो है बाजार और वाणिज्य के आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया, कर्ज में भी और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे, और वे लोग जो है महाजनों को जो कि ज़्यादा ब्याज लेते थे कर्जा देने पर, और व्यापारी लोग जो कि सामान लेने पर बहुत कम पैसा देते थे और अपनी सामान जो है मतलब कि ज़्यादा दामों में बेचते थे। तो व्यापारियों को बाहरी शैतान वो लोग मानने लगे, ये लोग शैतान है, बाहरी शैतान है, बाहर से ये लोग शैतान है, और अपनी मुसीबत सारे मुसीबत का जड़ यही लोग है। यही लोगों की वजह से जो है हम लोग को एक तो सामान ये लोग ज़्यादा दाम में देते हैं, ऊपर से जो है हम लोग उसको खरीदते हैं तो पैसा लेते हैं कर्ज, तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है महाजन जो है बहुत ज़्यादा ब्याज में देता है। तो इसलिए ये सारी मुसीबत की जड़ इन्हीं को ये लोग समझने लगे। अब देखिए कुछ लोग तो झूम खेती करते थे, कुछ लोग शिकारी और संग्राहक थे, तो कुछ लोग जानवर भी पालते थे। इनको समझिए, कुछ लोग ऐसे थे ना जो जानवर को पालते थे। जैसे कह रहा है बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे लोग बहुत सारे आदिवासी समूह जो है ना वो जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी, वे चरवाहे थे। वे क्या थे? चरवाहे थे। चरवाहे मतलब कि जो एक हाथ में डंडा लेके चराने के लिए ना निकलता है बहुत सारे भेड़ों के समूह को, भेड़ों के झुंड को, या फिर गाय के झुंड को, बकरियों के झुंड को, जो भी है उसको चरवाही कहते हैं, जो जो चराने का काम करते हैं, जो मौसम के हिसाब से मवेशियाँ गाय बैल सब इसमें आ गया, भैंस सब जो भी है। और यह भेड़ों के भेड़ों के रेवड़ मतलब क्या? भेड़ों के समूह को रेवड़ कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। भेड़ों के समूह को रेवड़, ये झुंड भी आप लोग कह सकते हैं रेवड़, लेकिन खास करके भेड़ों के समूह को कहा जाता है। लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे, और जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी, एक जगह बार चढ़िएगा तो वहाँ का तो घास खत्म होगा, जाहिर सी बात है, तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। और ये लोग जो है ना पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले जो गुज्जर थे, वन गुज्जर, और आंध्र प्रदेश की जो लवाड़िया थी, ये लोग गाय भैंस के झुंड पालते थे। कह रहा है कुल्लू और गद्दी समुदाय के लोग गड़ेरिए थे, मतलब वो भेड़ पालते थे। ठीक है। कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे, बकरवाल तो ये बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगले साल मतलब जब आप लोग 9th में जाइएगा तो इसके बारे में, चरवाहे ये वाले चैप्टर के बारे में आप लोग और ज़्यादा विस्तार से पढ़िएगा। ये वाला चैप्टर नहीं, मतलब चरवाहे जो दिया गया है ना इनके बारे में और ज़्यादा विस्तार से वहाँ पढ़िएगा आप लोग। तो अब जो है यहाँ पे कह रहा है कि शिकार का वक्त क्या होता था, बुआई का वक्त क्या होता था, क्या टाइम होता था, नए खेतों में जाने का वक्त क्या होता था। तो इनके बारे में ना हम लोग कल के क्लास में जिक्र करेंगे। आज के क्लास में हम देखते हैं आगे क्या। अच्छा, ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट ही कर देते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 1 मिनट, हमको लग रहा है ना कुछ छूट गया आप लोगों को बताने के लिए। ये वाला, इसमें ना ये वाला टॉपिक छूट गया है बस, और हम किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, ज़्यादा सब कंप्लीट कर देंगे। है ना, प्रति आया था, हमको लगा आप लोग जानते होंगे, प्रति तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद कुछ बच्चे जो है जो शहर में रहते हैं शायद उनको पता नहीं होगा खेती बाड़ी के बारे में। ठीक है, तो उनके बारे में हम बताते। देखिए, प्रति मतलब क्या होता है ना, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन। बिना खेती छोड़ देनी, यहाँ सेंटेंस नहीं बैठा, बिना खेती किए छोड़ दी जाने वाली ज़मीन। ठीक है ना, मतलब उस पर खेती नहीं करता था, छोड़ देता था ऐसे ज़मीन कुछ समय के लिए, तो उसी ज़मीन को ना प्रति कहते हैं, ताकि मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। अब आप लोग के मन में यहाँ ख्याल आता होगा कि प्रति खेत छोड़ देने से मिट्टी उपजाऊ हो जाता है। तो जी हाँ, मिट्टी उपजाऊ हो जाता है। कैसे, मैं बताती हूँ कुछ रीजन। वैसे तो बहुत सारे रीजन है, पर मैं कुछ बताती हूँ। जैसे क्या, अगर आप खेत प्रति छोड़ देते तो मिट्टी में नमी बना रहेगा। बार बार फसल बोने से क्या होता है, उसकी नमी तो पेड़ पौधा सोख लेते हैं ना, तो नमी नहीं रहता, नमी खत्म हो जाता है। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो फिर मिट्टी में नमी बना हुआ रहेगा। ये हो गया। उसके बाद फिर अगर दूसरा तो ये कि उसमें नाइट्रोजन की जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो क्या करता है, हवा से नाइट्रोजन को ले करके मिट्टी में मिलाता है, तो फिर पेड़ पौधा बार बार फसल हो गए तो नाइट्रोजन सारा खत्म हो जाता है खेत का। तो इसीलिए जब आप कुछ देर एक समय के लिए उनको छोड़ देते हैं खाली कुछ साल के लिए, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये हो गया दूसरा। और
तीसरा आप मतलब कि ये कि मतलब जो है कीड़े मकोड़े का जो एक चक्र होता है ना, वो चक्र टूट जाता है। देखिए, जिस खेत में बार बार फसल बो रहे हैं उसमें कीड़ा मकोड़ा जानता है, ठीक है, उनका एक चक्र बना हुआ है कि एक फसल हटेगा दूसरी फसल लगेगा, फिर उसमें कीड़ा मकोड़ा लगेगा। कीड़ा मकोड़ा फल को ही खाता है ना, फल के अंदर जो भी फल सब्जी जो भी है, ठीक है, तो उसके अंदर कीड़े लगते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन जिस खेत में फसल ही नहीं रहेगा तो उस खेत में कीड़ा रहना पसंद करेगा, क्योंकि उनको तो फायदा ही नहीं होने वाला है। उनको तो जिस खेत में फसल उगाया जा रहा है उस खेत में फायदा होने वाला है, तो उसका कीड़ों का एक चक्र भी टूट जाता है, ठीक है। ज़्यादा कीड़े मकोड़े नहीं रहते हैं। थी जिस खेत में थी और जिस खेत में कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़िएगा और वो उपजाऊ भी बन जाते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाती है, नमी की मात्रा आती है, और भी वगैरह वगैरह तरह तरह की बात। और जो छोटे छोटे खरपतवार सब जो है, जो छोटे छोटे पौधे खरपतवार सब होते हैं वो सब भी उग जाते हैं, जो ह्यूमस का काम करेगा। अगर आप उसको जला उला दीजिएगा और राख उख बना दीजिएगा तो वो खेत में दीजिएगा तो मतलब उपजाऊ बन जाता है। तो प्रति छोड़ते होने से ऐसे समझिए आप लोग। साल जो है, साल ये एक पेड़ है, जैसा कि हम बताएं, साल यानी कि सखुआ भी इनको कहा जाता है, सखुआ, सखु इनको सखुआ भी कहा जाता है। अब आगे क्या कह रहा है, तो महुआ, महुआ क्या होता है, एक फूल जिसे खाया जाता है, ठीक है, और शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। महुआ ना, उसको खाया जाता है। हम लोग के यहाँ तो ऐसा होता है ना कि अरवा चावल और उसमें गुड़ और ये महुआ के भाँप करके उनका रस दिया जाता है, और आटा का भी छोटा छोटा बना करके दिया जाता है, और वो पकाया जाता है। उनको हम लोग पिट्ठी कहते हैं, ठीक ना। हम तो खाएं, पता नहीं आप लोग खाएं या नहीं खाएं, ठीक है। तो शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया, और शराब बनाने के लिए अल्कोहल, ये सब चीज़ों में महुआ का इस्तेमाल किया जाता है, देसी शराब बनता है। अब आगे पढ़ते हैं। तो ये सारा तो पढ़ दिए थे, सिर्फ अब ये वाला कल हम पढ़ा देंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये वालों को अब हम आज कंप्लीट करते हैं। कुछ लोग एक जगह रह करके खेती करते थे, कुछ लोग जो होते थे ना वो एक जगह रह करके खेती करते थे, कुछ लोग झूम झूम करके खेती करते, कुछ लोग एक ही जगह रह करके खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे। तो बहुत सारे जो जनजातीय कबीले होते थे वे एक जगह टिक करके जो है खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह पर खेती करते थे। वो बार बार जगह नहीं बदलते थे, एक ही जगह पर साल साल खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे, और वे लोग हल का इस्तेमाल करते थे, और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहा था। और धीरे धीरे एक जगह खेती करने लगा तो उसको ज़मीन पर अधिकार भी मिलने लगा। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पर पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। बहुत सारे समुदाय में, जैसे छोटा नागपुर के जो मुंडा है की तरह ही ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। वो जो ज़मीन था ना, उस पूरे कबीले के रहने वाले लोगों की संपत्ति होती थी। कुल सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था, और जितने भी सदस्य थे सब सदस्यों को उसी मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था उसी का वंशज माना जाता था। मतलब एक तरह से समझिए कि वो लोग जो है ना, थे ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। मतलब कि उस पूरे कबीले के लोगों का उस ज़मीन पर बराबर हक होता था। सभी लोग समूह में जाते थे, काम करते थे, और आपस में मिल करके रहते थे अच्छे से। उतना भेदभाव नहीं था वो लोगों में, मतलब ऊंच नीच उतना नहीं था। फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि कुल के कुछ लोग और उससे ज़्यादा ताकत जुटा लेते। फिर भी ऐसा अक्सर मतलब कि होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो औरों से ज़्यादा, मतलब कि आप लोगों के दोस्तों में से आप देखिएगा कुछ लोग जो अपने आप को ज़्यादा तेज होनहार समझने लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, और तो और कुछ मुखिया भी बन जाते थे, ठीक है, कुछ मुखिया बन जाते थे, और बाकी उनके अनुयायी होते थे, और बाकी लोगों पे अपना अधिकार जमाते एक तरह से कहते थे, मतलब कह सकते हैं, ठीक है। और ये लोग जो है इसके अनुयायी होते थे, मतलब इनके प्रति काम करने लगते थे। ये जो कहता था उनका बात मानते थे। अब कह रहा है, जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी ज़मीन की बटाई पर दे देते। जो ताकतवर होते थे वो जो है खुद खेती नहीं करना चाहते, वे लोग क्या करते, अपनी ज़मीन को मार देते थे और उन लोगों से खेती करवाते थे। कह रहे ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह, गोंड और संथाल, ठीक है ना, गोंड और संथाल समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतु खेती करने के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। देखिए यह बात को ध्यान से समझिएगा, जो लोग जो है ना मतलब एक जगह ठहर करके खेती करते थे उनको ये लोग सभ्य मानते थे, मतलब अच्छा मानते थे, ठीक है ना। और जो शिकारी संग्रह थे, जो शिकार करते थे, इधर उधर से जंगलों से अपना सामान इकट्ठा करते थे, और जो घुमंती खेती करते, देखिए जो घुमंतु खेती घूम घूम करके खेती करते थे वो सभ्य दिखाई नहीं थे, वो सभ्य दिखाई देते थे, अच्छा नहीं दिखाई देते थे अंग्रेजों की नज़र में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लोग घूम घूम करके खेती करता था, कितना जाएगा घूम घूम करके टैक्स वसूलने इन लोगों से, कहाँ कहाँ ये लोग जाता था। तो
और जो एक जगह खेती करते थे तो उनसे टैक्स वसूलना आसान हो जाता था। टैक्स मतलब कर यानी कि रेवेन्यू, ये आसान हो जाता था लेने के लिए लेने। तो जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। ये लोग जो है ना थी जो लोग जंगलों में रहते थे उन लोगों को ये लोग जो है अंग्रेज जो है जो एक जगह रह करके कहते थे तो उनको सभ्य मानते थे, और उन लोगों को ये लोग जंगली कहते थे, बर्बर कहते थे, इस टाइप का कहते हैं, निकम्मा टाइप का मतलब कहते थे। कह रहा है अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी। अंग्रेज़ों को लगता था उनको स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है। एक जगह बसेगा तभी तो उससे रिवेन्यू लेगा, तभी तो उससे कर लेगा। अब आगे है आपका टॉपिक औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। आखिर औपनिवेशिक शासन दूसरे देश से जो लोग आए उन्होंने जो अपना शासन किया तो आदिवासियों के जीवन में क्या असर क्या क्या पड़ा, असर क्या क्या पड़ा, तो इनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने दीजिए, आज इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। कह रहा अच्छा रहने दीजिए, आज इतना ही क्या ही पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, आपको ढूंढना ना पड़े कहीं भी।